जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका आधुनिक भारत, जिसके मुख्य पार्ट को हम खत्म कर चुके। फिर मैंने कहा था कि जो बचे हुए पार्ट हैं उनमें से एक टॉपिक है हमारा, बड़ा छोटा सा टॉपिक हमारा आज रहेगा, जिसका नाम है बंगाल के नवाब। अच्छा, कितने दोस्त ये समझते हैं कि नवाब का क्या मतलब है? एक बार बताओ, एक एक दो दो शब्द में लिख के। तो आप कहेंगे कि भैया, नवाब का मतलब होता था किसी शक्ति के अधीन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस क्षेत्र को लीड करता था। या मान के चलो, जैसे देश में मुगलों का शासन था, तो मुगलों ने बंगाल में क्या पद दिया? नवाब पद दिया, कि तुम यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, और रेवेन्यू इकट्ठा करके किसको दे देंगे? वो आपको मुगल को देना होगा, यानी मुगलों को देना होगा, दिल्ली को देना होगा। तो वही नवाब जो बंगाल में रहे, क्या क्रम उनका रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको मार्क करके बताऊंगा कि ये चीज़ें भूलनी नहीं है। ठीक है? आंचल, पूजा, शिल्पा, संदीप, अमरीश, टीटू, दिलीप, मौर्य, भविष, मृत्युंजय, इंतजार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। शुरू करेंगे आज की क्लास को। क्या टॉपिक रहेगा? छोटा सा टॉपिक है, शायद लगभग आधे घंटे का टॉपिक होगा, बंगाल के नवाब। ओके। तो बंगाल के नवाबों में सबसे पहला नवाब कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है? बंगाल का नवाब ये सन 1700 से लेकर के 1727 तक रहा। देखो, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सन 1700 में ये बंगाल का दीवान बना, औरंगजेब ने बनाया। अब आप कहेंगे भैया, औरंगजेब कहाँ से आया? जो बच्चे नहीं जानते, तो मुगलों का छठा शासक था औरंगजेब। और औरंगजेब की अगर हम बात करें आपसे, कि औरंगजेब का जो शासनकाल है आपका, औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के 1707 तक उनका क्या था? आपका शासनकाल था। ठीक है? तो सन 1700 में क्या हुआ? ये बंगाल का दीवान औरंगजेब ने नियुक्त किया। अब आप समझ सकते हैं कि भैया, औरंगजेब कहाँ पर था, जरा बताएंगे। आप कहेंगे औरंगजेब दिल्ली है, और उसने बंगाल के क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए मुर्शिद कुली खां को पोस्ट दी, दीवान की। दीवान का मतलब था कि उनका जो प्रशासनिक कार्य, प्रशासन का कार्य है, बंगाल में कौन देखेगा? वो मुर्शिद कुली खां देखेगा। सन 1707 में भैया औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की मौत के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे। औरंगजेब की मौत के बाद में औरंगजेब का जो पोता है उसका नाम है अजीम उस शान। अजीम उस शान इससे कहता है मुर्शिद कुली खां से कि भाई, तुमको जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया, जो राजस्व तुमको दिल्ली भेजना था, तुम उसमें कटौती कर रहे हो, और कई प्रकार की कटौतियां तुमने उसमें की है, और तुम सही तरीके से उस टैक्स को नहीं भेज रहे हो। तो इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, मुर्शिद कुली खां और अजीम उस शान के बाद में। ठीक है? अब क्योंकि दिल्ली की नज़र में ये आ गया कि भाई, ये तो चोरी कर रहा है ना, और ठीक से प्रशासन को नहीं चला रहा है, या हमारी अधीनता को अच्छे से नहीं मान रहा है, क्योंकि ये बॉयकॉट करने लग गया। ये मैसेज इस तरह के देने लग गया कि दिल्ली की सरकार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि औरंगजेब सबसे प्रभावशाली शासक था, अंतिम। देखो, अगर मैं आपको मुगलों की बात बताऊं, तो संस्थापक कौन है आपका? बाबर। बाबर के बाद में बाबर के बाद में कौन रहा आपका? बाबर रहा 1526 से 1530। फिर हुमायूं रहा 1530 से 1540, 1555 से 56। फिर इसके बाद में अकबर आया 1556 से 1605, और 1605 से 27 तक फिर आपका जहांगीर आया। कौन आया? फिर जहांगीर आया। जहांगीर के बाद 1627 से 58 तक कौन आया? शाहजहां आया। 1627 से 28 तक कौन था? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में छठा औरंगजेब। और ये छह ही शासक ऐसे हैं जो मजबूत शासक कहे जाते हैं मुगलों के। और औरंगजेब के बाद में क्या हुआ कि मुगल शासक जो थे वो कमजोर हो गए। इसी का फायदा उठाया किसने? आपका मुर्शिद कुली खां ने। और मुर्शिद कुली खां ने ढाका से, ढाका पे कहते हैं मुगलों का एक कंट्रोल था, उनके स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे। ठीक है? तो आप कहेंगे कि भैया, ढाका को कहाँ पर आपका, ढाका को क्या बोलेंगे आप? मकसूदाबाद बना ली उन्होंने राजधानी। कहाँ बना ली? मकसूदाबाद उन्होंने राजधानी बना ली। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मकसूदाबाद, जिसको आज हम मुर्शिदाबाद कहते हैं। सन 1717 में फर्रुख शेर ने इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया। अब जब मुगल शासक एक आया, फर्रुख शेर, ठीक है, जिसको हम घृणित शासक कहते हैं, जिसने अंग्रेजों को दस्तक दिया, यानी कि अधिकार पत्र दिया साइन के लिए, मैंने आपको बताया था। तो उस फर्रुख शेर ने इसको क्या कर दिया? बंगाल का जो सूबेदार है, यानी कि आपका जो प्रशासनिक कार्यवाही के साथ साथ में वहाँ का जो सैन्य प्रशासन था, वो इसके हाथ में दे दिया। ठीक है? तो इसकी शक्ति और बढ़ी। 1719 में इसने क्या कर दिया कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको भी बंगाल में मिला लिया।
ठीक है। और यहाँ से इजारेदारी प्रथा का जनक इसको कहते हैं। इजारेदारी प्रथा यानी कि भूमि जो आपका किसान थे, जमींदार थे, तो राजस्व उगाने के लिए यहाँ पर एक प्रथा लागू की गई जिसको इजारेदारी प्रथा हम कहते हैं। ठीक है। इसने ये क्या काम करता था? इजारेदारी प्रथा से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये गांव हैं सारे, ये गांव हैं आपके, और इन गांवों से क्या करना होता था कि अपनी उपज का टैक्स इनको देना होता था गांवों को। अब ये कैसे दें? ये इस गांव का टैक्स कैसे हो? या तो राजा खुद जा करके इकट्ठा करे टैक्स सबसे, या वो क्या करते थे, हर गांव में एक जमींदार अपॉइंट करते थे कि भैया तुम एक ठेका ले लो, एक बोली लगा लो, एक ठेका ले लो, और उस ठेके के द्वारा क्या करो कि तुम ये गारंटी लो कि ये सारा पैसा तुम इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाओगे, तो राजा तुमको सख्ती देगा। आपका मतलब कि ऐसे समझे कि राजा आपको सख्ती तो देगा ही देगा, साथ में क्या होगा कि भाई उस जो राजस्व है उसमें आपका एक प्रतिशत भी होगा। ठीक है। सुजाउद्दौला इसके बाद में आया दूसरा। ठीक है, वो 1727 तक रहा। 1727 से लेकर के 39 तक मुझे बताएंगे दूसरा बंगाल का नवाब कौन बना? इसी का बेटा था, क्या बोलेंगे? 1732 में इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल में बंगाल के किस नवाब ने मिलाया, तो मुर्शिद कुली खां कहेंगे। ठीक है। अच्छा, आप कहें सुजाउद्दौला मोहम्मद खान दूसरा था आपका, जिसको सुजाउद्दौला, मोहम्मद खान पूरा नहीं पढ़ना, मुर्शिद कुली खां के बाद में कौन आया, मैं क्रम पूछूंगा आपसे। सुजाउद्दौला। ठीक है। तो आप कहेंगे सुजाउद्दौला 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लेता है, और इसने सूबेदार बनाया अलीवर्दी खान को अपना। यानी इसने अपनी जो सैनिक कार्यवाही की जिम्मेदारी थी, जो सैन्य सैन्य संचालन था, वो किसको दे दिया? सुजाउद्दौला ने अलीवर्दी खान को। ठीक है, अलीवर्दी खान को ये मिला इससे। अच्छा, फिर बात करते हैं, तीसरा आया सरफराज खान। सरफराज खान है आपका 1739 से 40, जिसने सन 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा। अब देखो, गिरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। देखो, अलीवर्दी खान को किसका समर्थन प्राप्त था बताएंगे? जब तक वो जीवित था तो सुजाउद्दौला के समर्थन से ही तो ये आपका क्या बना था? सुजाउद्दौला के समर्थन से ही ये क्या बना था बताएंगे? अलीवर्दी खान। आप कहेंगे भैया ये सूबेदार बनाया गया था, तो इसकी भी तो महत्वाकांक्षा थी कि बंगाल का नवाब बने। लेकिन बंगाल का नवाब बने उससे पहले उसके वंशज सरफराज खान ने उसको चुनौती दी, और सरफराज खान का जो साथ दिया इसमें जगत सेठ आपका हाजी अहमद, वहाँ के मतलब प्रभावशाली लोग थे बंगाल के। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ आपका, इसको ही हम हैदर जंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। कहने की बात है कि सरफराज खान, जिसको हैदर जंग के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर आया। अलीवर्दी खान उस समय पर गद्दी पर नहीं आ पाया। ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब दोनों का संघर्ष हुआ तो अलीवर्दी खान ने किसको? सरफराज खान को पराजित किया। और सरफराज खान को पराजित करने में जो सेठ लोग पहले किसकी तरफ थे? सरफराज की तरफ थे, उनको अलीवर्दी खान ने अपनी तरफ कर लिया। और फाइनल जीत किसकी हुई? अलीवर्दी खान की हुई। और अलीवर्दी खान ने किसको? सरफराज को गद्दी से हटा दिया। अब मुझे 4 का क्रम बता दें आप लोग। कोई कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी परीक्षा में कि किसने किसको हटाया, कैसे हटाया। बस एक क्रम आपको याद रखना है। मुझे बताइए जरा, सबसे पहले कौन है? मुर्शिद कुली खां। दूसरे नंबर पर कौन आपने जाना? मुर्शिद कुली खां के बाद में। तो मुर्शिद कुली खां के बाद में आप कहेंगे भैया दूसरे नंबर पर हमने जाना सुजाउद्दौला को। सुजाउद्दौला के बाद में कौन आया आपका? सुजाउद्दौला के बाद में आपका कौन आया, क्या बोलोगे? तीसरा आया सरफराज। सरफराज को युद्ध में किसने हराया? आपका अलीवर्दी खान ने। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रम बना रहा हूँ, पूछा जाता है अलीवर्दी खान बंगाल का कौन से नंबर का, जैसे कि मुगलों में पूछा जाता है तो अलीवर्दी खान, या पूछा जाता है आपका कि किसको हरा कर, तो क्या बोलेंगे? सरफराज खान को हरा करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जा रहा भाई। नोटिफिकेशन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्त। पीडीएफ आपको मिली हुई है, सब लोग ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, निश्चिंत रहिए। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया कि बार बार, क्योंकि मुगल कह रहे थे कि भाई हमको टैक्स दो, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला से मिला। मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल शासक था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर, और ये कमजोर शासक था और बड़ा रंग मिजाज शासक था। अब इसने इससे डीलिंग की रंगीला से। इसने कहा भैया हम रोज रोज तुमको टैक्स नहीं दे सकते, इकट्ठा पैसा बताओ कितना चाहिए। तो इसने बोला कि 20 करोड़ रुपए दे करके, इसने बोला 20 करोड़ तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको ऑफिशियली ये अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं वास्तविक नवाब हूं बंगाल का। तो बंगाल का वास्तविक पहला नवाब कौन है? वो अलीवर्दी खान है। और मोहम्मद शाह रंगीला को आप ऐसे समझिए इसने खरीद लिया।
खरीद लिया उसने उसको, और खरीद लिया, और इसने क्या कर दिया, मुगलों को जो पैसा गिफ्ट वगैरह टैक्स जाते थे वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इसने इकट्ठा पैसा दे दिया। इसके समय ही मराठों ने आक्रमण किया। ठीक है, अब मराठे तो उस समय पर पावरफुल थे। मराठों के आक्रमण से घबराया अलीवर्दी खां। इसने जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था, अब बताएंगे उड़ीसा को किसने मिलाया था, उड़ीसा को बंगाल में किसने मिलाया था? तो वो उड़ीसा वाला क्षेत्र मराठों को दे दिया और एक संधि हुई, और साथ में इसने मराठों से एक प्रॉमिस किया अलीवर्दी खान ने कि मैं तुमको हर साल 12 लाख रुपए चौथ के रूप में, चौथ कितना परसेंट कर होता था मैंने मराठा साम्राज्य में आपको बताया, बताएंगे जरा। तो आप कहेंगे भैया कि टोटल प्रोडक्शन का 1/4, या बोले तो हम ये भी कह सकते हैं 25% टैक्स ही चौथ होता था उत्पादन का। ठीक है, और ये मराठों से संधि हुई इसकी रघुजी भोंसले के साथ में। तो उड़ीसा किसने जीता था जरा बताएंगे, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों के उत्तर आते हुए। आप कहेंगे भैया मुर्शिद कुली खान ने तो आपका किस क्षेत्र को, उड़ीसा को मिलाया था आपका, और उसके बाद में सूजा ने किसको मिलाया था? उसने मिलाया था आपका बिहार क्षेत्र को, मुर्शिद कुली खान। बहुत गजब उत्तर आया तुम्हारा, गजब। तो कहने की बात है कि अलीवर्दी खान शासन कर रहा था। यहाँ पर ये बात याद रख लेंगे, इसने ये घोषणा की अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान, इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को, अब रिलेशन बताना दोनों में, अलीवर्दी खान बोलेंगे भी फटाफट से, कौन आया आपका? तो आप कहेंगे इसने अपनी छोटी बेटी का पुत्र, यानी कि ये कौन हुआ, इसका नाती हुआ, नातिन हुआ, को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब इसके छोटी बेटी के पुत्र को, तो अब इसके 3 बेटी थी टोटल, अब एक बेटी का पुत्र यदि इसने नवाब घोषित कर दिया तो इसकी बाकी बेटी ऑब्जेक्शन करेंगी, यस और नो? वो भी तो चाहेंगी कि उनके बेटे जो है उनको क्यों शासक नहीं बना रहे हैं, छोटी बेटी से इतना प्यार कि उसके लड़के को बंगाल का नवाब बना दिया। बड़ी गलत बात है ये तो भैया अलीवर्दी खान शासन कर रहा था। अलीवर्दी खान ने कभी अंग्रेजों से लड़ा नहीं। उसने बोला कि यूरोपीय जो है ये मधुमक्खी हैं, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किस बंगाल के नवाब ने की? अलीवर्दी खान ने। उसका कहना और मानना ये था कि भैया ये यूरोपीय जो लोग हैं ना, ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे, ठीक है, अगर इनको छेड़ोगे तो फिर नुकसान अपने साम्राज्य का होगा। ससुर बता रहे हैं बहुत सारे लोग। तो बेटा तुम्हारा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तुम गलत कर देते होगे। फिर उसकी कोई पुत्र नहीं था, तो बेटी का पुत्र क्या लगेगा? बेटी का पुत्र यार ससुर कैसे लग जाएगा? आपके कल बेटी होगी, या अपने पिताजी से सोचिए, आपके पिताजी के जो बेटी हैं और पिताजी जो बेटी है, बेटी का जो लड़का है वो आपके पिताजी क्या कहता होगा? नाना ही तो कहता होगा। तो नाना और नातिन का संबंध बनाना, ससुर लिख रहे हैं कई बच्चे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसके कोई पुत्र नहीं है लेकिन पुत्री तो है, और जब पुत्री है तो पुत्री थी 3। अब 3 पुत्रियों में से जो सबसे छोटी है उसके बेटे को बोल दिया नवाब, छोटी वाली के को, तो बाकी 2 क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, कहने की बात है 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हुई, और सिराजुद्दौला देखो मात्र 1 वर्ष के लिए, आज 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है कि अलीवर्दी खान के बाद में कौन आपका बंगाल का नवाब बना। अब सिराजुद्दौला का जो विरोध किया वो घसीटो बेगम, मीर जाफर और आपका राय दुर्लभ, ये इसकी मौसी है, मतलब एक दूसरी बेटी है किसकी? आपका अलीवर्दी खान की, जो कहती है कि मेरे बेटे को अधिकार क्यों नहीं मिलेंगे, इसको क्यों मिलेंगे? तो आप कहेंगे घसीटो बेगम कौन थी? ये मौसी थी। अब ये मौसी मिल गई वहां के एक सैन्य अधिकारी था मीर जाफर, राय दुर्लभ एक सेठ था, जगत सेठ पैसे वाला, अमी चंद, शौकतगंज। अब ये सारे जो विरोधी लोग थे, जो नवाब के समय अलीवर्दी खान के समय ताकत रखते थे, अब उनको ये पता चला कि भैया अगला शासक तो सिराजुद्दौला होगा, तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए विपक्ष में। लेकिन इसने क्या कर दिया? 1756 में मरिहारी के युद्ध में शौकतगंज को मारा। ये शौकतगंज इसकी मौसी का लड़का था। इसी शौकतगंज के लिए घसीटी बेगम लड़ रही थी। अब यही मारा गया तो कुछ बचा नहीं फिर। ठीक है, कहने का मतलब है इसने अपने विरोधियों को हराया। 1756 से 63 तक एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। ये किस किस के बीच चल रहा था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध चल रहा था, जिसमें अंततः जीत अंग्रेजों की हुई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में हरा दिया था? बोलेंगे भी फटाफट से। फ्रांसीसियों प्लस अंग्रेजों की किलोबंदी बंद करने के आदेश इसने दे दिए। इसने कहा कि तुम दोनों हमारे देश में लड़ रहे हो और बंगाल के क्षेत्र में लड़ रहे हो,
तो सिराजुद्दौला उनसे कहता है कि ये झगड़ा तो करते रहो, और तुम ये जिगे जिगे जो अपने व्यापारिक अड्डे बनाते जा रहे हो, कहीं पर भी तुम दीवार खड़ी कर देते हो, कहीं पर भी तुम किला बना देते हो। उसने बोला कि ये किलेबंदी नहीं चलेगी, उसने आदेश दे दिए। अब दरअसल में उनके आदेश को अंग्रेजों ने छोटा मान लिया। उन्होंने पता बंगाल के जो बाकी नवाब अब तक थे उन्हीं की तरह कोई नवाब होगा, इसकी बात सुनी नहीं। अब सुनी नहीं इसकी बात तो करते रहे अंग्रेज अपना काम। तो इसने जाकर के एक अंग्रेज जो ब्रिटिश लोग थे, एक ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 को। कब बोलोगे? 20 जून 1756 को इसने पकड़ा। सारे लोग काम कर रहे थे, 146 लोगों को इसने क्या कर लिया, बंद कर दिया एक 18 फीट बाई 10 फीट के कमरे, भर दिए। मतलब सुबह जब दरवाजा खुला तो 23 जिंदे बचे। मैंने बंगाल के गवर्नर का जिक्र आपसे किया था, हॉलवेल। वहां भी मैंने आपको बताया था कि उसने ब्लैक होल घटना का जिक्र किया। सारे दोस्तों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे फ्रांसीसियों से, बहुत गजब। तो भैया 23 जिंदा बचे। तो ब्रिटिश सरकार भी क्या हो गई, अब सेंसिटिव हो गई सिराजुद्दौला के लेके कि भाई ये तो कोई आक्रामक आदमी आ गया। अब अंग्रेजों ने अपनी प्लानिंग की और प्लासी का युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जीत किसकी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, अब ये तो धोखाधड़ी वाले लोग थे, मीर जाफर और मीर मदान, ये दोनों क्या कर गए? गद्दारी कर गए। अब इन दोनों ने जब गद्दारी कर दी तो जो सेना थी उसके पास कुछ नहीं था, क्लाइव के पास में। सिराजुद्दौला के पास में 50,000 लोगों की शक्ति थी। मैंने आपको पढ़ाया, ये याद है ना? अंग्रेजी शासन की शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके लोग, इसकी इतनी बड़ी सेना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्लाइव की जीत हुई और प्लासी के युद्ध को हम अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानते हैं। प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ? बंगाल में। किस रिवर के किनारे हुआ? तो आप बोलेंगे भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी रिवर के किनारे हुआ। ठीक है, भागीरथी रिवर के किनारे युद्ध हुआ, कहने का अंग्रेजी शासन की शुरुआत। और आप मुझे बताएं अंग्रेजी शासन की स्थापना किस युद्ध से हुई? ये मैंने आपको बताया था, बताएंगे जरा। अच्छा जी, तो अंग्रेजों ने, क्लाइव ने जब इसने गद्दारी की तो क्लाइव ने इसको प्रॉमिस किया कि मीर जाफर अगर तुम मेरी साइड में आकर के सिराजुद्दौला को हरा देते हो तो फिर मैं तुमको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बना दिया गया। लेकिन इसकी तो लीडरशिप ही खराब थी। अंग्रेजों ने सोचा बड़े काम का आदमी हमारा रहेगा, लेकिन ये तो नाकारा निकम्मा निकला, उसको अपनी अय्यासियों से फुर्सत नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको हटाएंगे, मीर जाफर को हटाएंगे। और मीर जाफर को हटा के मीर जाफर का दामाद, दामाद बोलते हैं बेटी का पति, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बनाया। अब 7 हो चुके हैं, 7 का नाम रिपीट कीजिए। पहला कौन था भैया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, कुछ रिक्त स्थान में छोड़ूंगा, मुर्शिद कुली खां। इसके बाद में आपका कौन बना था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद में कौन बना था? आपका सरफराज खान। सरफराज के बाद में कौन बना था ये आप बताएंगे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को धोखा दिया किसने? सिराजुद्दौला को धोखा दिया किसने आपका? यहां पर बताएंगे सिराजुद्दौला को धोखा किसने दे दिया। और फिर आपका अंग्रेजों ने उसको हटाया, बोले तो काम का आदमी नहीं यार, इसको हटाओ नाकारा नालायक को। तो सरफराज के बाद में अलीवर्दी खान, चौथा कौन था? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद में फिर कौन था आपका? तब मीर जाफर यहां पर बना। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर, जो मीर जाफर का दामाद था आपका मीर कासिम, मीर कासिम ने बनते ही भैया अपने अधिकार लाने शुरू कर दिए। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नकारना शुरू कर दिया जिसने उसको बनाया। तो 1760 में इसने मुंगेर की संधि के द्वारा, जो राजधानी आपको याद है मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम पर इस शहर का नाम रखा, आज बांग्लादेश में है ये, उसको वापस वो लेके आया मुंगेर। मुंगेर बताएंगे किस राज्य में है? तो आप कहेंगे बिहार, मुंगेर वो इसको लेकर के आया, कंट्रोलिंग इधर लेके आया। यानी वहां पर अंग्रेजों के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसने वो निर्णय लिया। अब अंग्रेज समझ गए, तो अंग्रेजों ने फिर से इसको हटा के घोषणा कर दी कि भाई मीर जाफर अब रहेगा।
वापस से मीर जाफर, उन्होंने बोला इससे ठीक तो न्यूट्रल आदमी है, ये तो उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, इससे बढ़िया तो वही है, वो कम से कम अपने शौक में तो है। तो मीर जाफर बना, तो यहां पर ये बात अब किसको चुभ जाएगी? मीर कासिम को। तो मीर कासिम ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, और अंग्रेजी सरकार ने भी यहाँ पर युद्ध लड़ा। हेक्टर मुनरो, इसकी जीत हुई। ठीक है, मीर कासिम ने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया, ये देखने की बात होगी। अब मीर कासिम की जगह जब मीर जाफर को नवाब बना दिया, तो मीर कासिम ने क्या किया, उसने अवध उत्तर प्रदेश से सुजाउद्दौला को एक प्रार्थना पत्र लिखा। उसने कहा कि हम मिलके इन अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ेंगे और संपूर्ण भारत हम चलाएंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ये एक मुगलों का शासक था 1760 से 1806 तक। इसको भी बोला भाई तुम भी साथ आना चाहिए, तुमको भी साथ आना चाहिए, और हम जो ये अंग्रेज हैं जो भारत से लूटपाट कर रहे हैं, इनको बाहर खदेड़ते हैं और फिर लीडिंग फिर से जिंदा करके हम रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? मीर कासिम ने किस किस को अपने साथ ले लिया? अब इन दोनों को पता नहीं था, इन दोनों ने भी सपने देखे, आहा मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा कि जब हम जीतेंगे और हम पूरा भारत चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने पकड़ा, बोले दिखाओ इनको कौन कौन है, कौन कौन हमसे लड़ने आई। तो यहां पर इलाहाबाद की संधियां हुई, याद रख लेना। अंग्रेजों ने पहले तो नजमुद्दौला को यहां पर बंगाल का नवाब घोषित किया 1765 में, और इलाहाबाद की पहली संधि जो की वो तो की किससे? शाह आलम द्वितीय से। भाई तू आ, बता क्या कह रहा था, लड़ेगा हमसे? उसने बोला बाबूजी गलती होगी। किलाई भी बैठा और इस बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को भी बैठाया। बैठा के इससे शाह आलम से, जब मुगलों का हुआ करता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिली। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ से जो भी प्रशासनिक रूप से वसूली या रेवेन्यू आएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। अब ये क्या बोले बेचारा? मैं बोलते ठीक है जी कर लो, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि में इन्होंने क्या बोला? हाँ भाई सुजाउद्दौला, तू भी हमको भारत से भगाना चाहता था? इसने कहा बाबूजी ऐसा, मैं तो ऐसी मजाक, बोला मजाक मजाक में इधर आ जा। इलाहाबाद का किला इससे लेकर के शाह आलम को दे दिया। बोले तेरा विरोधी है ना, दोनों एकजुट हो रहे थे, अभी दोनों के बीच फूट डालते। इसका किला उसको दे दिया, और इससे बोला कि हमारा जो खर्चा हुआ है, कहते हैं अंग्रेजी सरकार का खर्चा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए इस युद्ध में। उन्होंने बोला 50 लाख रुपए का हमारा खर्च हुआ सुजाउद्दौला इस बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में जो बिहार में लड़ा गया ये खर्चा तू देगा बक्सर के युद्ध का। बोली ये मजाक क्यों कर रहे हो जी? क्या बोलता? नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं नीरज सिंह जी, बार बार मत लिखो दोस्त, ठीक है, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे? आपका कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई। आगे आएंगे। शाह आलम को इन्होंने, शाह आलम जो द्वितीय था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये विरोध करें, और इसके लिए इन्होंने इकट्ठे इनको कि भाई तुमको तो कंपनी, वो बंगाल के नवाब वसूली देते थे, 26 लाख रुपए कंपनी देगी, इसको पैसा दे दिया, कुछ किला भी दे दिया इसको अवध के नवाब का लेके। नजमुद्दौला को इन्होंने दिए 53 लाख रुपए। ये कौन है? ये नवाब था जो ब्रिटिश सरकार ने ही बैठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसको जिलामत के लिए दिए कि बंगाल में किसी भी प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था को मेंटेन तुम करोगे, किसी भी प्रकार के, ठीक है। अच्छा जी, बंगाल में यहाँ पर द्वैध शासन लगा। मुझे बताइए बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर ने लगाया था? तो द्वैध का मतलब क्या बोलोगे आपका? किसने लगाया था भैया? क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन। तो दो तरह का शासन हो गया ना, कानून और न्याय व्यवस्था, बाकी व्यवस्थाएं तो नवाब देख रहा है, नवाब। और जो वसूली है, जो राजस्व की उगाही है, वो कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दो तरह की शक्तियों का शासन हो गया, जिसको हम द्वैध शासन कहते हैं। ये मैंने वहां भी समझाया था आपको। फिर आपका सैफुद्दौला आया 1766 से, सैफुद्दौला आया 1766 से। फिर मुबारक उद्दौला आया 1775 से। अब मैं इन चीजों को एक बार रिवाइज करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले बोलो मुर्शिद कुली खां, और इससे रिलेटेड चीजें बात करो। मुर्शिद कुली खां को किसने बंगाल का, मुर्शिद कुली खां को किसने बंगाल का दीवान बनाया था? आप कहेंगे औरंगजेब ने बनाया। इसकी शक्ति बढ़ी सन 1717 में, ये आपका क्या बन गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसने वो नजराना देना बंद कर दिया। फिर इसके संपर्क से फर्रुखसियर से अच्छे हो गए, फर्रुखसियर से संबंध अच्छे बना के ये सूबेदार बन गया, ठीक है। इसके बाद के बाद शासक तो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर आता है आपका अलीवर्दी खान।
अली वर्दी खान ने क्या किया बोलेंगे? इसने बीज बो दिया क्या? इसने अपने नातिन सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया। तो उसी की वजह से बंगाल में छिटपुट घटनाएं हुई, विरोध हुए, षड्यंत्र हुए। कहने की बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का शासन बेशक से छोटा है, लेकिन उसने अंग्रेजी सरकार को बहुत तगड़ा चैलेंज किया, और इस टाइम पे अंग्रेजी सरकार जीत गई चालाकी से। तो जीत गई चालाकी से, कौन सा युद्ध जीती? प्लासी वॉर किसके टाइम पर हुआ, ये प्रश्न है। ठीक है, सिराजुद्दौला ठीक था। सिराजुद्दौला के बाद में आपका मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम आया। मीर कासिम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीर कासिम के टाइम पर जब उसने विद्रोह किया तो उसने अपने साथ दो लोगों को मिलाया। एक तो अवध का जो शुजाउद्दौला था, बंगाल का शुजाउद्दौला नहीं, वो तो मर चुका, शुजाउद्दौला अवध का, और शाह आलम को। ये दोनों बेचारे खुश हो रहे थे कि हम भारत चलाएंगे, लेकिन उल्टा बोले यार, हमको उल्टा फंसवा दिया इसने। शाह आलम ये कहाँ से था? ये दिल्ली मुगल सम्राट था। और जो इन्होंने संधि की, पहली संधि हुई आपका 12 अगस्त 19 क्या बोलोगे 12 अगस्त 1765 को, और सूजा के साथ संधि इन्होंने की 16 अगस्त 1765 को। अब जब ये संधियां हुई तो इन्होंने क्या कर दिया? शाह आलम को तो पैसे दिए, 26 लाख रुपए दिए, इससे जो किला था वो किला भी इसको दिया, लेकिन बदले में कंपनी ने क्या ले लिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। सूजा से क्या किया? इससे तो बेचारे से छीन छान के 50 लाख रुपए और लिए। ठीक है, क्रम नहीं, मैंने बीच वाले नहीं लिखे हैं, बीच वाले नहीं लिखे हैं, मैंने बताया जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मीर कासिम के बाद में कौन आया आपका? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भैया? तो ये बताओ कि इन्होंने जो प्रयास किया मीर कासिम ने, वो उस प्रयास के बाद में ये तो भाग गया, बाद में इसकी हत्या कर दी गई मीर कासिम की। ठीक है, इन दोनों को फंसा दिया इसने या नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। बोलेंगे गुरुजी मुर्शिदाबाद नहीं दोस्त, उस समय के बंगाल की स्थिति के लिए मैं उसको कह रहा हूँ बांग्लादेश, उस समय के, आज की स्थिति से नहीं। आज तो वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है आपका मुर्शिदाबाद। नवा बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे? आठवां सैफुद्दौला 1766 से। नवाब मुबारक उद्दौला याद करने की जरूरत नहीं, ये हमारा अंतिम अंतिम नवाब है, इसके लिए ये लिख सकते हैं आप। बंगाल का अंतिम नवाब, पहला नवाब क्या क्रम रहा, बंगाल के नवाबों को जो संरक्षण था मुगलों का, वो कैसे ख़त्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन से दो युद्ध हुए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्लासी और बक्सर पढ़ाते समय मैंने कहा आज एसएससी आधुनिक इतिहास में इन दो युद्धों को बिल्कुल नहीं भूलता है, तो आपको पता होना चाहिए। दिखाएंगे भाई ऊपर क्या कह रहा है बच्चा, ऊपर दिखाएंगे, ऊपर 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 एक बच्चे ने कुछ लिखा था अभी जीएसटी के बारे में। नीचे 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 नीचे, ये जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। गुरुजी मैं यूट्यूब वाली क्लास में बोलते बोलते थक गया। बेटा क्यों बोलते हो तुम? पहला राज्य असम है, तो तुम तेलंगाना बोलते बोलते थक गए तो थक ही जाओगे ना, क्यों ही बोलते हो? है, बोल भी रहे हो, गलत चीज को बोल रहे हो, कम से कम सही चीज को तो बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी बक्सर के युद्ध की डेट, अरे बक्सर का युद्ध पूरा पढ़ा है मैंने आपको यार। अब मूर्खो, तब तो पढ़ते नहीं, जब अंग्रेजी शासन की शुरुआत बताई मैंने आपको, तब मैंने आपको क्या बक्सर का युद्ध नहीं बताया था? 22 अक्टूबर 1764, 2 दिन ये युद्ध लड़ा था, 22 और 23 अक्टूबर, ये तो आपके नोट्स में है। ये भाई साहब मैंने आपको जब बक्सर युद्ध पढ़ाया था तभी दे दिया था। अच्छा, कल की क्लास का हमारा टॉपिक शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, कल हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है विजयनगर को, और विजयनगर पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। विजयनगर के बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण के अन्य वंश। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर हिस्ट्री का सिलेबस कब तक होगा? मैक्स 20 के आसपास तक, 15 से 20 के बीच आप मान लीजिए। ओके मित्र, मिलते हैं कल। छोटी सी क्लास है ये, बंगाल के नवाब, एक बार इसको मिलेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पीडीएफ सारी एडवांस आपको मिल जाएगी, कल वाली क्लास में देख लेना या आज वाली में देख लेना। गुरुजी कल क्लास होगी नहीं, हिस्ट्री की क्लास आपका सोमवार को होगी, मंडे होगी मित्र, इसके लिए सिर्फ चिंता नहीं करनी भाई। मैंने आपको पहले कहा हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिटेड, लिमिटेड और आसान, और अगर टफ क्वेश्चन पूछने पर आ गया तो कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन डू।
तो इसीलिए हमको हिस्ट्री में बहुत कम वेटेज इसका आता है, एसएससी जीडी में भी, यूपीएसआई में भी। हमको सिर्फ उतना तैयार मात्र कर लेना है कि जो प्रश्न अन्य बनने लायक है किसी और का, वो हम भी बना पाए। और नहीं तो आप पढ़ते रहिए वर्षों तक, मैं आपको बहुत सारा डेटा इसमें लिख के दे सकता हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं मंडे। थैंक यू।